आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। संविधान निर्माण का पहला भाग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आईएएस एंड प्रोफेसर क्लासेस में आज के टॉपिक हैं संविधान निर्माण और इसका है पहला भाग। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, वो है संविधान की मांग, यानी संविधान सभा की मांग कब से शुरू हुई, संविधान सभा का गठन, उसके बाद संविधान सभा के कार्य कौन कौन से थे, इसके बाद जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना था उसके द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए गए थे, इन सभी के बारे में पढ़ें। इंडियन पॉलिटी जो है सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जो आईएएस और प्रोफेसर है या अन्य जो तैयारियां करते हैं उनके लिए तो है ही, इसके साथ साथ अन्य जो भर्तियों की तैयारियां करते हैं उनके लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अपने इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि हम जो है आपको कौन कौन सी क्लासेस है वो अपलोड करके देंगे, यानी कौन कौन सी क्लासेस यहाँ से आप प्राप्त करेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए यानी आईएएस के लिए और राज्य लोक सेवा आयोग जितने भी है उन सभी के लिए प्री और मेन से संबंधित कक्षाएं यहाँ आयोजित होगी। अन्य भर्तियां जो है उनके लिए जनरल स्टडी में जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, जैसे जनरल साइंस है, करंट जीके है, इनसे संबंधित क्लासेस अपलोड होगी। इसके साथ साथ आपके जनरल हिंदी और हिंदी लिटरेचर भी यहाँ से आप प्राप्त कर सकेंगे। नेट जेआरएफ के लिए आप हिंदी लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस की कक्षाएं हैं वो आप अनवरत देखते रहेंगे और आपके लिए जितना बेस्ट होगा उससे अधिक अच्छी क्लासेस देने का प्रयास किया जाएगा। तो आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इस टॉपिक को आप ध्यान पूर्वक सुने, अपने पास एक कॉपी डाल लें और कॉपी में आप यानी इनको लिखते रहें ताकि आपके लिए यानी याद करने में सुविधा हो। सबसे पहले हम संविधान निर्माण की बात करते हैं। संविधान निर्माण में देखिए, संविधान सभा का गठन या संविधान सभा की मांग, संविधान सभा की जो पहली मांग थी, सबसे पहली गठन का विचार है वो 1934 में एम एन राय के द्वारा रखा गया था। मानवेंद्र नाथ जो राय थे उनके द्वारा रखा गया। कब रखा गया? 1934 ईस्वी में। और राय जो थे वो एक वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी थे, वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता भी थे। तो उनके द्वारा सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग रखी गई और वो मांग रखी थी 1934 में। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की थी। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में अपना जो बैठक हुई थी उस बैठक में उन्होंने पहली बार भारत के लिए एक संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा गठन की बात की थी। उसके बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई या चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। भारत का जो संविधान बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 1938 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कहा था। उन्होंने ये कहा था कि संविधान का जो निर्माण है उसके लिए एक संविधान सभा चुनी जाएगी। उस संविधान सभा का जो चुनाव है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर उस संविधान सभा में व्यक्तियों का चुनाव होगा और वे व्यक्ति है वो अपने देश का संविधान बनाएंगे। और नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 का अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगस्त 1940 में जब ये स्वीकृत हुई तो इसका मतलब है इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी 1931 से लेकर के फिर 1935 में, फिर 1938 में, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव और फिर 1942 में देखिए क्या हुआ। 1942 में ब्रिटिश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री थे जिसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य और एक स्वतंत्र संविधान निर्माण के लिए एक ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव लेकर वो भारत में आए थे। यानी मंत्रिमंडल का एक मेंबर था और इसके स्टेफर्ड क्रिप्स के साथ में यानी एक मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे और वो संविधान निर्माण के लिए एक प्रस्ताव लेकर के आए थे और इस संविधान को दूसरे विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। वो एक नियमबद्ध यानी बना करके लाए थे प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव को उन्होंने कहा था कि जो दूसरा यानी जो विश्व युद्ध जो समाप्त हो जाएगा, दूसरा विश्व युद्ध, तो उसके बाद में इसको लागू करेंगे। और क्रिप्स का जो प्रस्ताव था उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने वाला कौन था? मुस्लिम लीग था। और मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया था? मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में विभक्त कर दिया जाए,
जिनकी अलग अलग अपनी अपनी संविधान सभाएं, यानी भारत का विभाजन किया जाए, जिसमें भारत के अलावा एक और राष्ट्र का हम निर्माण करना चाहते हैं। उस राष्ट्र की भी एक संविधान सभा हो और भारत की अपनी अलग संविधान सभा हो। और अंतिम रूप से ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने भी कहा था कि नहीं, 2 संविधान सभाएं नहीं हो सकती, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी थी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया था। यानी जो कैबिनेट मिशन है उसने इस प्रकार की संविधान सभा के गठन की, संविधान सभा के उद्देश्य, संविधान सभा के हक, उसमें उसके मेंबर इस प्रकार डाल दिए थे, जिससे क्या है कि मुस्लिम लीग है वो काफी हद तक सहमत हो गया था। अब उसके बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन की पहली बात देखिए, कैबिनेट मिशन की योजना तो प्रस्तुत हो गई। अब कैबिनेट योजना प्रस्तुत हुई तो उसमें जो सुझाए गए प्रस्ताव थे उनके अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कब हुआ? नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया था। अब इस गठन में जो कैबिनेट मिशन में जो सुझाव थे उसमें संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या थी 389। कितनी थी? 389। उनमें से 296 तो थी अपने ब्रिटिश भारत की, यानी जिसमें ब्रिटेन के सदस्य या ब्रिटेन के गवर्नर वगैरह शासन करते थे। और 296 सीटों में से 292 का चयन करना था, यानी 389 थी, 296 इनमें से ब्रिटिश भारत की होगी। ब्रिटिश भारत में भी 292 सदस्य जो थे वो तो गवर्नर प्रांतों से थे, जहां पर गवर्नर शासन करते थे, और 4 ऐसे थे जो 4 मुख्य आयुक्त थे, यानी देश में जो 4 मुख्य आयुक्त थे जो सेंट्रल से संबंधित थे, तो उनसे 4 सदस्य और लेने थे, तो 292 प्लस 4 296 पर चुना गया। इसके बाद 93 सीट जो थी वो थी आपके देशी रियासतों की। 389 थी, उनमें से 296 तो थी किसकी? ब्रिटिश भारत की, जिनमें से 292 और 4 हो गई। इसके बाद देशी रियासतें थी जिनकी 93 सीटें थी और कुल मिलाकर के 389 थी। अब देशी रियासतें जो थी उनमें से 93 सीट जो है उनकी थी, और हर प्रांत और देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया गया था, और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन हुआ था। 10 लाख की जनसंख्या थी, 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट बनी थी। कितनी? एक सीट। तो इस प्रकार क्या है कि यानी देशी रियासतों की 93 सीट बनी थी। इस प्रकार देखिए, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदाय जो थे, मुस्लिम, सिख, सामान्य, और उनके बीच उनकी संख्या के अनुपात में विभाजन किया गया था। मुस्लिमों की, सिखों की, सामान्यों की जो संख्या थी उनके अनुपात में उनका विभाजन किया गया, और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उच्च समुदाय के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान द्वारा किया जाना था। अब उनका चुनाव जो है वो कैसे? उनके सदस्यों के द्वारा ही, एकल संक्रमणीय जो सिंगल ट्रांसफरेबल जो यानी वोटिंग सिस्टम है उसके माध्यम से किया जाना था, समानुपातिक, यानी जो जनसंख्या के आधार पर जो, यानी हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को जरूर समझेंगे जब अपने यानी हम जब राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, थोड़ा बड़ा है इसलिए ये टॉपिक लंबा हो जाएगा। तो उसके माध्यम से मतदान किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। देशी रियासतें जो थी जिनको 93 संख्या दी गई है, तो उनका जो चयन है उनके प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना था। तो इसका मतलब ये तो विभाजन हो गया, चयन हो गया। अब ये स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित थी। इसको हम ये कह सकते हैं, कुछ तो चुनी हुई थी, कुछ है वो नॉमिनेट थी, कुछ नामांकित थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन है वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा एक सीमित मताधिकार के आधार पर भी किया गया था। यानी कुछ जो है उन कुछ लोगों को इनडायरेक्ट रूप से भी संविधान सभा में लिया गया था, कुछ जो है इनडायरेक्ट रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से भी लिया गया था, जिनमें क्या है प्रांतों की जो व्यवस्थापिकाएं थी वो अपने सीमित मताधिकार के आधार पर चुन करके और उन्हें एक कैंडिडेट के रूप में लेकर के आई थी। तो इस प्रकार क्या है कि 389 जो थे, 389 में से इस प्रकार की योजना बनाई गई थी। अब चुनाव कितने पर होता है? अब देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव है वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुए। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीटें थी 296। कितनी थी? 296 थी। इनमें से राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। अन्य जो सदस्य थे उनको 15 मिली थी। यानी ये कुल मिलाकर के यदि हम जोड़ते हैं 296 सीटें होती है। तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की विजय हुई,
मुस्लिम लीग के 73 हो गई, और 15 जो है जिनको हम निर्दलीय कह सकते हैं, स्वतंत्र राज्य कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनका चुनाव हो गया। संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। इसमें प्रत्येक समुदाय, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, अंगल भारतीय है, भारतीय ईसाई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की जगह मिली थी। मतलब उनका अनुपातिक रूप से जो है उन्हें स्थान दिया गया था, उनके वोटिंग सिस्टम हुआ था। इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये जो चुनाव हुआ था इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। और महात्मा गांधी के अतिरिक्त सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी जो नामचीन हस्तियां थी वो उसमें थी। यानी कहने का अर्थ है कि महात्मा गांधी को यदि छोड़ दिया जाए, अपवाद स्वरूप केवल महात्मा गांधी नहीं थे चुनाव में, बाकी सारे के सारे लोग थे। तो ये चुनाव हो गया, और चुनाव के बाद में अब संविधान सभा बनी। संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी, उनकी कार्यवाही क्या रही, देखिए। संविधान सभा की कार्यप्रणाली में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, और उन्होंने एक अलग पाकिस्तान बनाने की मांग पर बल दिया था पहली बैठक में। और इसलिए बैठक में 214 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 389 थे ना, 389 में से 214 आए थे। कितना आए थे? 214 आए थे। अब 214 ने 389 तो वो टोटल थे, कितने थे? जिसमें से यानी 296 थे, 296 से 214 आए थे, 296 से 214 आए थे। तो इसमें क्या है कि जैसे 214 सदस्यों ने भाग लिया, और इस सभा का सबसे जो बड़े और वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को एक तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 214 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार भी किया था। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे। इसके 2 दिन बाद एक दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। फिर जब कभी भी संविधान सभा की बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किया करते थे। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसके अलावा उनको अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। यानी इसके उपाध्यक्ष 2 थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कितने थे? 2 थे, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो ये जैसे मान लो संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 46 को, 214 सदस्यों ने भाग लिया। सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को यानी और बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और 2 सदस्य थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया था। 11 दिसंबर तक की बात हो गई। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया 13 दिसंबर 1946 को। यानी 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में एक ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। अब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें थी वो हम थोड़ी सी जान लेते हैं संक्षेप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये संविधान सभा भारत को, यानी उनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य प्रस्ताव में था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करेगी या करती है, अपने भावी प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। अपना जो देश का शासन चलाने के लिए, अब अंग्रेजों का शासन तो हटना है, तो देश को चलाने के लिए वो एक नए संविधान का निर्माण करना चाहती है, ये उनकी घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत से बाहर के सभी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा हो गए। एक उद्देश्य ये भी था कि ब्रिटिश भारत के सारे लोग, भारतीय राज्यों में यानी जो देशी रियासतों के सारे लोग, भारत से बाहर के भी जो यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, जो निवासी बन गए हैं वो, और अन्य क्षेत्र के सदस्य भी यदि कोई इसमें मिलना चाहते हैं तो वो सभी भारत के हिस्सा होंगे। भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा और अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि जो संविधान बनेगा उसमें देश के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रताएं और सुरक्षाएं तो होगी, इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक को यानी सुरक्षा का अवसर, प्रत्येक नागरिक को अपने विकास का अवसर, समानता का विचार, अपने विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, यानी यूं कह सकते हैं कि हर एक तरह की स्वतंत्रता, देश में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव में चौथा बिंदु था अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और
जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। उस समय जो लोग ज्यादा पिछड़े थे, जो दलित थे या अल्पसंख्यक थे या जनजातीय क्षेत्रों में जो रहते थे, उन लोगों के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे। पांचवी बात थी, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी जैसे इसका जितना भू क्षेत्र है, समुद्री है, वायु क्षेत्र है, यानी इसका पर्यावरण है, हर तरह से जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस प्रस्ताव पर 22 जनवरी 1947 को सभी के हस्ताक्षर हो गए, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो यानी 13 दिसंबर 1946 को तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। अगला जो है, जैसे अब जो स्वतंत्रता अधिनियम बना, यानी अंग्रेजों ने जो स्वतंत्रता अधिनियम बनाया और स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें कौन कौन सी बातें थी, क्या क्या परिवर्तन हुए थे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 28 अप्रैल 1947 तक जो 6 राज्यों के प्रतिनिधि थे, इन 6 राज्यों के जो राजा लोग थे, वो सारे के सारे उस संविधान सभा के सदस्य बन गए थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सदस्यता ग्रहण कर ली थी। 3 जून 1947 को यानी भारत विभाजन की जो योजना प्रस्तुत की गई थी माउंटबेटन के द्वारा, उसमें कांग्रेस ने भी स्वीकार कर ली, मुस्लिम लीग ने भी स्वीकार कर ली, और स्वीकार करने के बाद देशी रियासतों के जो अधिकांश लोग जो थे वो 3 जून 1947 तक उन्होंने सदस्यता ले ली थी, यानी वो भारत संघ में मिल गए थे। अब भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सभी सदस्य भी इसमें शामिल हो गए थे। अब क्या हुआ, अब इससे 1947 से क्या क्या परिवर्तन हुए। परिवर्तन हम देखिए, संविधान सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान को अपना सकती थी। अब यहाँ जो है वो जो कानून बना था, अधिनियम बना था, उस अधिनियम में ये छूट थी कि भारत जो है एक संप्रभु राष्ट्र बनाया जाएगा भारत को, और ये संविधान सभा है पूर्ण संप्रभु निकाय है, पूर्ण संप्रभु इंस्टीट्यूट है जो स्वेच्छा से किसी भी संविधान का अनुसरण कर सकती है। विश्व में कोई भी संविधान उन्हें अच्छा लगे उस संविधान के अनुसार अपने देश में शासन व्यवस्था लागू कर सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार भी दिया गया। यानी इस अधिनियम ने यह भी अधिकार दे दिया कि ब्रिटिश संसद ने आज तक जो भी कानून बनाए हैं और उस कानून को यदि बदलना है, समाप्त करना है, या उस कानून में कोई चेंजमेंट अमेंडमेंट करना है तो वो कर सकती थी, यानी संविधान सभा को अधिकार था। अब संविधान सभा के महत्वपूर्ण काम देखिए। संविधान सभा के महत्वपूर्ण कामों को 2 भागों में बांटा गया। एक तो संविधान बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और एक देश में कानून लागू करना। 2 तरह के काम थे उनके। अब इनके लिए अलग अलग समितियां बनी थी। संविधान सभा जो है स्वतंत्र भारत की प्रथम संसद जो थी वो संविधान सभा ही थी। कौन थी? संविधान सभा थी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। संविधान सभा के रूप में जब अध्यक्षता या संविधान सभा के रूप में बैठक होती तो अध्यक्ष कौन होते थे? इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब भी बतौर विधायिका यानी कानून से संबंधित कोई चर्चा होने से संबंधित बात होती तो उसकी अध्यक्षता है वो जीवी मावलंकर किया करते थे। विधायिका के तौर पर तो अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, और संविधान सभा के तौर पर यानी संविधान बनाने से संबंधित जो काम होते तो उनसे संबंधित अगर कोई चर्चा होती, बैठक होती तो उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जो अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। और संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही और उक्त तिथि तक संविधान का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को अपने देश का संविधान बनकर के तैयार हो गया था और 26 नवंबर को ही उन्होंने अपने देश को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित के लिए जो है वो प्रस्तावना भी लिख दी गई थी कि 26 नवंबर 1949 को इन्हें अपना देश का संविधान तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को उसमें लागू किया गया। इसके पीछे भी एक कारण है कि अपने देश में जो यानी एक समय 26 जनवरी 1930 को जब देश में हर घर पर जो है ध्वज लहराया गया था और हर घर में जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था या गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उसी के अनुरूप जो है 26 जनवरी को रखा गया। मुस्लिम लीग के सदस्य जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे उनके अलावा भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे। यानी पाकिस्तान में शामिल होने वाले जो क्षेत्र थे मुस्लिम लीग के, वो तो उनसे अलग हो गए भारत यानी संविधान सभा से। और इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की संख्या 389 की जगह 299 हो गई थी। कितनी हो गई थी?
299 हो गई थी। यूं कह सकते हैं कि 100 जो है सदस्य है वो पाकिस्तान में चले गए थे, 100 सदस्य है वो उधर चले गए थे और 299 रह गई थी। यानी 299 100 नहीं हुए थे, यानी 90 जो है उधर चले गए थे। भारतीय प्रांतों यानी औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत की संख्या है वो 296 से लेकर के 229 हो गई। अब ब्रिटिश जो भारत के जो लोग थे उनकी संख्या अब 229 रह गई थी, यानी पाकिस्तान में चले जाने के बाद, यानी इनमें से कितनी कम हो गई, 296 थी, 296 में से 229 रह गई और इनमें जो है 93 में से 70 रह गई। इधर जो थी यानी ये 93 थे, 93 में से 70 रह गई थी, तो इधर से तो कितनी कम हो गई, 23 कम हो गई और इधर 23 कम हो गई, यानी इधर से जो 90 कम होनी थी, तो इसका मतलब है कि 60 और यानी जो है 67 कम हो गई, 67 जो है ब्रिटिश प्रांतों में से कम हो गई और यानी 23 है वो इधर से कम हो गई। 23 की जो संख्या है वो देश रियासतों में से कम हो गई, तो देश रियासतों की 70 रह गई और उधर उधर जो है भारतीय प्रांत जो है उनकी संख्या 229 रह गई थी। तो इन पर वे चुनाव वगैरह होना जा रहा था। अब इस समय में और भी ऐसे कई कानून बने थे जिसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 1949 में, मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। 22 जुलाई 1947 को अपना राष्ट्रीय ध्वज है इसको स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। अपना जो राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। तो 24 जनवरी 1950 की तीन बातें निकलकर सामने आती है। राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। अब भारत का जो संविधान बना था, भारत के संविधान को बनने में दो वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे और इसमें 11 बैठकें हुई थी। कितनी हुई थी टोटल? 11 बैठकें हुई और लगभग जो संविधान निर्माता थे उन्होंने लगभग अपने यानी विश्व के 60 संविधानों का अध्ययन किया था। विश्व के जो देश है 60 देशों के जो संविधान है उनका अध्ययन किया था, अध्ययन करके किया और संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा चली थी। संविधान का जो प्रारूप बनाया गया था उस प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया, उसके संबंध में यानी देश के लिए वो कितना सही है कितना गलत है, क्या इसमें संशोधन किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो है प्रारूप बनने के बाद 114 दिन तक जो है उसमें विचार चला और संविधान का जो निर्माण हुआ उस पर 64 लाख का खर्चा आया था। कितना खर्चा आया था? 64 लाख का खर्च आया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई थी। 24 जनवरी संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान है वो लागू कर दिया गया था। अपने देश का संविधान है 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे और आम चुनावों के बाद जो सरकार बनकर के जो नई संसद बनी थी उस समय तक अपने भारत का शासन है वो अंतरिम संसद के रूप में जो है ये संविधान सभा चला रही थी। संविधान सभा है 51-52 तक जो अपनी नई संसद बन करके और सरकार बनी थी, तब तक का जो काम है, तब तक का जो शासन है वो चलाने का काम किसने किया था? वो चलाने का काम किया था यानी अपने देश की जो संविधान सभा थी उसी ने किया था। मैं समझता हूं कि यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है वो आपके समझ में आया है। दूसरा भाग जो होगा तो दूसरा भाग में संविधान निर्माण की सारी बातें हैं वो हम पढ़ लेंगे। संविधान निर्माण के समय और क्या क्या हुआ, अन्य जो रह गए हैं टॉपिक वो दूसरे में पढ़ लेंगे। मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत ही अच्छा और गजब का टॉपिक है, तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, सभी भर्तियों के लिए काम आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।